अस्सलामु अलैकुम। हैरिस मोहम्मद उस्मान हामिद। और आज हम जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बेसिक्स जिन पर डिपेंड करता है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम जब स्टार्ट प्रॉपरली करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम वेक्टर्स और स्केलर्स की बेसिक्स के हवाले से कुछ जो भी डेफिनेशंस हुई, जो रिज़ल्ट्स यूज़फुल हुए, वो हम डिस्कस करेंगे लाजमन। सो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ वेक्टर्स और मैं थोड़ा बहुत स्केलर्स के बारे में आपको बताऊंगा। वेक्टर होता क्या है, कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सिंपली अगर हम बात करें तो क्वांटिटी होती है हमारे पास, लेकिन इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है। क्वांटिटी तो होगी, यकीनन अगर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, एक बात हो गई। और अगर मैग्नीट्यूड है तो साथ में यूनिट भी आपके पास आ जाएगा। ये दो बातें तो हर एक चीज़ के साथ होती हैं मोस्टली जब हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी हम उसे मेंशन करते होते हैं, जो कि होती है उसकी डायरेक्शन। मतलब कि क्वांटिटी जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी हो, कोई ना कोई यूनिट भी हो, साथ में अगर उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन भी हो, फिर इस सूरत में ऐसी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर कहलाती है। मीन्स क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज़ नाउन एज वेक्टर। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास देख लेते हैं जी फोर्स यकीनन इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास जो है कुछ ना कुछ होगी, अपवर्ड हो गई, डाउनवर्ड हो गई, जो है इन फ्रंट या बैकवर्ड फोर्स जो भी होगा, फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है और फोर्स का यूनिट भी हमारे पास होता है। इसी तरह से अगर एक और क्वांटिटी देखें वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी इसका होता है और साथ में वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन लेस हो, मतलब सेम चीज़ होती है लेकिन अगर डायरेक्शन का जिक्र ना करें तो वो हमारे पास स्पीड बन जाती है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या है कि अगर क्वांटिटी जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, यूनिट तो यकीनन हो गई, तो फिर ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब हम वेक्टर की ग्राफिक्स के बारे में देखेंगे कि वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। फिगर तो खैर हम बाद में डिस्कस करते हैं, अगर थ्योरेटिकली हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मीन्स कि हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। और अगर मैं मज़ीद कहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा कि लाइन सेगमेंट होती है और फिर हम उसके एक साइड को एरो हेड से प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब एरो से लाइन सेगमेंट हमारे पास है और उसे एरो से प्रेजेंट करते हैं। एक उसका हेड कहलाता है, दूसरी उसकी टेल कहलाती है। खैर हमने इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, हमें इसका मेन जो है कह लें कि बेसिक व्यू चाहिए, क्योंकि ये आगे यूज़ होना है। इस तरह से देखें कि इफ़ पॉइंट P having coordinates x, y, z be a point in R cube means space, then the vector OP from the origin to the point P is called position vector of the point P। क्या मतलब है कि अगर हमने एक उसकी ग्राफिकली एक लाइन सेगमेंट एरो से प्रेजेंट कर दिया, अब अगर
हमारे पास जो है ग्राफिक्स के अंदर हम एक उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट ड्रा कर दें, तो फिर ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स के यकीनन जो है पी के कोऑर्डिनेट्स और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस निकाल देंगे। तो जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम एक पोजीशन वेक्टर या उस कह लें कि उस डिस्टेंस को हम एक वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मज़ीद ये अब नेक्स्ट आप जो है पिक्चर देखें, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास एक जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, स्पेस है। उसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसके 3 कंपोनेंट x, y और z हैं, जबकि ओरिजिन इसका a है। हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, वो इस 3 डायमेंशनल जो प्लेन है उसके अंदर लाई कर रहा है, स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस हमारे पास है, उसके अंदर लाई कर रहा है। तो फिर इस सूरत में आपने जब उस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस लेंगे तो उसे एक आप वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे जो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ग्राफिकली बात करें तो फिर इस सूरत में ये होगा कि उसका इनिशियल साइड या टेल कह लें ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और टर्मिनल साइड या हेड जो है वो जहाँ पॉइंट P एग्जैक्टली लाई कर रहा होगा वहाँ तक जाके वो क्लोज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली हम एक लाइन सेगमेंट या एरो से प्रेजेंट करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स की जो आगे काफ़ी यूज़ होनी है, सो हम वो भी प्रॉपरली देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर को जनरली ज़्यादातर जब हम डिस्कशन करते हैं तो आर से प्रेजेंट करते हैं, आर, और इसके ऊपर जो है एरो का साइन डाल दिया जाता है। इसके अलावा आर के ऊपर अगर आप चाहें एरो की बजाय सिंपल लाइन जो है एक बार साइन जो है वो भी डाल सकते हैं। और ये इक्वल होगा अगर इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाए तो x, y, z ट्रिपलेट फॉर्म में ये आपके पास लिखा जाएगा। मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें ब्रैकेट के अंदर आप क्लोज कर देंगे। और अगर इसी वेक्टर को ये ट्रिपलेट फॉर्म के बजाय कोऑर्डिनेट्स के बजाय स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, फिर इस सूरत में आपके पास x कंपोनेंट है, इसके साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा, y कंपोनेंट्स के साथ j यूनिट वेक्टर और z कंपोनेंट के साथ k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हम किसी भी वेक्टर को जो उसका आपके पास जो भी पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर से प्रेजेंट करना हो तो आपके पास उसे जनरली आप मोस्टली जो है वो r से ही प्रेजेंट करेंगे और उसकी फॉर्मेशन x, i, y, j, z, k होगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वेक्टर अगर हमारे पास जनरल ये वाला है जो ऊपर हम पहले डिस्कस किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या उसका मॉड, उसे हम जो है आर वेक्टर और उसके मॉड से प्रेजेंट कर देंगे। या अगर आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म में शो नहीं करना चाहते तो सिंपली आप सिंपल आर लिख दें, तो उसका मतलब यही होता है कि ये आर का मैग्नीट्यूड है, मीन्स के जो आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड। अब पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में हम करते क्या हैं, हम सिंपली करते ये हैं कि जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम स्क्वायर करके फिर ऐड करते हैं और उनका स्क्वायर रूट ले ली जाता है। मीन्स आर मॉड विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसके बाद हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं P और Q। मीन्स P जो है वो x1, y1 और z1 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है।
और q हमारे पास x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। फिर इस सूरत में हम इसके कंपोनेंट्स किस तरह से निकालेंगे, तो हमने सिंपली ये करना है कि करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होंगी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे इन जनरल। मीन्स के फाइनल में से इनिशियल वैल्यू जो है उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली माइनस ही हो, अब हो सकता है कि जो इनिशियल पॉइंट है उसके अंदर माइनस वाली क्वांटिटी आ रही हो, तो फिर ये होगा कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो सकता है, ये आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन जब जनरल फार्मूला की बात की जाएगी तो आपने जब भी कंपोनेंट्स निकालने हैं किसी भी पोजीशन वेक्टर के, जबकि वो सिर्फ पॉइंट्स उसके दिए गए हों और कहा जाए कि इसे जो है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो आप लोगों ने करना जस्ट यही है कि जो फाइनल पॉइंट होगा उसमें से इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देने, तो वो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसा नज़र आ रहा है कि आर हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकेंगे कि यहाँ से जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 जो हैं ये r के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। इसके बाद एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, उन्हें ऐड किया जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं या कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। मीन्स कि अगर r1 r2 हमने ऐड किया है तो r1 का x1 r2 का x2 वो आपस में ऐड होंगे, y वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी और z वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक वेक्टर है, आप उसके साथ कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी हर एक जो कोऑर्डिनेट होगा x y z या जो भी हों उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स लैम्डा आर, लैम्डा बीइंग स्केलर क्वांटिटी, if multiplied by r then lambda will also be multiplied with components of r, that is x y and z, and become lambda x lambda y lambda c। और अगर आप इसे जो है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जी के। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास लैम्डा और यू दो स्केलर क्वांटिटीज़ हों और वेक्टर जो है उस उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेक्टर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो के हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स लैम्डा प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू लैम्डा आर प्लस म्यू आर। इट मीन्स के स्केल वेक्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर्स, हम यूँ कह सकते हैं वेक्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर्स। इसी तरह से नेक्स्ट, ये हमने पहले एडिशन की रिस्पेक्ट से किया, तो अब देखें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो फिर इस सूरत में अगर आप दो क्वांटिटीज़ जो कि स्केलर हों किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। स्केलर्स आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स के लैम्डा यू इन्हें मल्टीप्लाई करके आर से मल्टीप्लाई करें, या यू और आर को पहले सॉल्व करके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, या लैम्डा और आर को पहले सॉल्व करके यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, स्केलर। पहले भी बताया है जो चीज़ वेक्टर नहीं होगी स्केलर होगी। मीन्स के स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है, लेकिन स्केलर के अंदर हमारे पास क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा, यूनिट भी होगा, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स डायरेक्शन होगी ही नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका यूनिट हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब मसलन टम्परेचर है, टम्परेचर इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, इतने डिग्री हो गया जी, इतने हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि टम्परेचर कहाँ है।
अगर आपको टेम्परेचर हो जाए बॉडी में तो कोई ये नहीं बता सकता कि मुझे जो है ये जिस्म के इस हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा है, इस हिस्से में कम होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी ये आगे पीछे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह से टाइम डायरेक्शन लेस है, क्वांटिटी है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है। एक और देख लेते हैं जी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्वांटिटी है। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। लेंथ भी है, मैग्नीट्यूड है, उसका यूनिट भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कह लें कि बड़ा यूज़फुल टूल है, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा नाम इसका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी यूज़फुल टूल है। इसे हमने बार बार यूज़ करना है। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आप लोगों को जो है वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। देखते हैं जी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हों a1 और a2, फिर इस सूरत में इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाती है, वो कुछ इस तरह से होगी। a1 डॉट a2 इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 मल्टीपल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a2 आल्सो विद मल्टीपल ऑफ cos थीटा मीन कोसाइन ऑफ एंगल। तो दो वेक्टर अगर हमारे पास मौजूद हों तो उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आएगी दोनों वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीपल, और साथ में उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा उसका कोसाइन फंक्शंस। अब ये तो था हमारा मेन फार्मूला। अब होता क्या है, ये मेन फार्मूला आ गया। सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो कुछ इस तरह से कह देते होते हैं कि आप वेक्टर का कोसाइन एंगल जो है फाइंड करें, या फिर जो है वो सिंपली ये भी कह देते होते हैं कि वो आप जो है वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है सिंपली वो फाइंड करें। फिर इस सूरत में आपने इसी मेन फार्मूला को अरेंज कर लेना है। जब अरेंज करेंगे तो आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल इक्वल आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स, और डिवाइड कर देंगे उन दोनों वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के मल्टीपल पर। मीन्स cos थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा a1 डॉट a2, और डिनोमिनेटर में a1 का मैग्नीट्यूड और a2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर आप मज़ीद ये समटाइम ये भी क्वेश्चन अपेयर हो जाता है कि आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जस्ट एंगल फाइंड करें, कोसाइन ऑफ एंगल ना फाइंड करें, तो फिर इस सूरत में आप लोगों ने करना ये है कि इसी को अरेंज करेंगे। एंगल आपके पास एज इट इज़ यहीं रहेगा, जबकि कोसाइन फंक्शन का इन्वर्स जो है वो दोनों साइड पे अप्लाई होके राइट साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स थीटा विल बिकम इक्वल्स टू कोसाइन इन्वर्स a1 डॉट a2 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 विद मल्टीपल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a2। तो ये आपके पास जो है, अगर वो कह दें कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है, फिर इस सूरत में आपके पास एंगल फाइंड करने का फार्मूला जो है वो यहाँ आ जाएगा cos इन्वर्स, और आगे ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर आ रहा है। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर हमने इनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेनी हो तो हम जस्ट यही करते होते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। उन दोनों वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल आ रहा होता है उस पे cos फंक्शन अप्लाई करते हुए जो हमारे पास आंसर आता है वो भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की इक्वल आंसर आ जाता है। और हम डिफरेंट कंडीशंस के रिस्पेक्ट से जब अरेंजमेंट उनकी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी मैंने बताया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट
की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की। हाँ, यहाँ एक और बात भी बता दूँ कि मैं कोशिश करूँगा हर लेक्चर के अंदर कि किसी न किसी तरह से हमारे जो MCQs हैं, क्योंकि अब हमारा सिस्टम MCQ पर ही डिपेंड करता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने पॉसिबल क्वेश्चन हर टॉपिक में बन सकते हैं वो भी मैं साथ साथ ही इसके अंदर डिस्कस कर लूँगा जो पॉसिबल हुए। बाकी ये होता है कि अगर आप लोगों को कंसेप्ट हो तो उस रिलेटिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कंसेप्ट हो तो फिर हम उन्हें ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये आता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हों, लाइक आई हो गया, जे हो गया, के यूनिट वेक्टर है, तो सेम जब भी आप वेक्टर्स लेंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 की इक्वल आएगी। लाइक आई डॉट आई यूनिट वेक्टर विल बिकम इक्वल्स टू 1, आल्सो जे डॉट जे है ये भी 1 की इक्वल आएगा, और के डॉट के ये भी 1 की इक्वल आएगा। और जब आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास 0 के इक्वल आएगी। ये ऐसा क्यों है, यहाँ एक और बात बताता चलूँ। जब हम ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो ये चूँकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ग्राफिक्स वेक्टर्स की बताई थी, एक पॉइंट जो है जब लाई कर रहा होता है स्पेस के अंदर तो फिर हम उसके जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उसे पोजीशन वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं, आई जे के हो गया, और वो चूँकि आपस में जो है क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब हम इनका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो सेम हुए, तो फिर तो इनके दरमियान में जो आपके पास है एंगल वो आ जाएगा, सेम के दरमियान में एंगल 0 होगा। सो जब उसे एक्सपेंड करेंगे तो कहा 0 1 की इक्वल आते हुए बीइंग यूनिट वेक्टर इनका आंसर 1 होगा, तो कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन दिस वेक्टर वो भी 1 होना है। सो आपके पास डॉट प्रोडक्ट जब सेम लेंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल आ जाएगी। लेकिन जब डिफरेंट आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो चूँकि आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री आएगा। सो जब कोसाइन ऑफ 90 आप पुट करेंगे आपके पास आंसर 0 आएगा, तो पूरा फिनोमेना या पूरा एक्सप्रेशन ही आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी के सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल, डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल आएगी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर आपके पास 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और एक तीसरा वेक्टर उनके साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, तो आप सेपरेटली ये कर सकते हैं कि आप वो वाला वेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं उन दोनों वेक्टर्स पर जो कम्बिनेशन या कह लें कि एडिशन फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इक्वल आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। इसी तरह से अगर 2 वेक्टर आपके पास गिवन हों तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेनी हो, एक तो ये है कि फार्मूला, और अगर आप लोग फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहते, समटाइम ये होता है कि एंगल नहीं गिवन होता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं गिवन होती कि हम उसे जो है वो एंगल फॉर्म या वो एंगल वाला जो मेन फार्मूला है उस फॉर्म में लिख सकें, फिर इस सूरत में आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लेनी है जैसे सिंपल प्रोडक्ट होती है। क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास ए है उसके कोऑर्डिनेट हैं A1 A2 और A3। अगर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म में लिखना चाहें यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो फिर आपके पास A1 I आ जाएगा प्लस A2 J आएगा प्लस A3 K आएगा। और अगर आप B लिखना चाहते हैं तो एक दूसरा वेक्टर ये आएगा B1 B2 B3 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, या स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर ये B1 I होगा प्लस B2 J होगा प्लस B3 K होगा। फिर इस सूरत में इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है ये आपके पास कुछ इस तरह से होगी, इसे हम A डॉट B से लिखेंगे, और जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो A का पहला कंपोनेंट है और B का पहला कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं A1 और B1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A2 और B2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और A3 और B3 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इन्हें आप ऐड अप करेंगे, आपके पास दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। ये तब होता है जब आपके पास एंगल वगैरह ना गिवन हो, तब आप इस तरह से भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट इक्वल होती है वेक्टर के स्क्वायर के, या यूँ कह लें कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के। अगर मैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बयान करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। मॉड्यूल्स के इक्वल होता है जी। अगर आप एक वेक्टर का स्क्वायर लेते हैं तो ये इसके मॉड के स्क्वायर की इक्वल ही होगा।
और ये एक आपके पास कह लें कि स्केलर क्वांटिटी होगी ना कि वेक्टर। सो ए डॉट ए विल बिकम इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर के। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार यूज़ होगी, या कह लें कि आप लोगों को इसका प्रॉपरली पता होना चाहिए, द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन दैट टू वेक्टर्स बी परपेंडिकुलर इज़ दैट देयर स्केलर प्रोडक्ट वैनिशेस। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, जब इनके दरम्यान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री होगा, फिर काज 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो उनकी से जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी, उसी हम कह रहे हैं कि वो वैनिश हो जाएगी। सो दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होंगे अगर वो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ गई, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगी। एक और बात, कोई भी वेक्टर जो है अगर उसकी फॉर्मेशन हो आर इक्वल्स टू ए प्लस टी बी, मीन्स के वो वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर्स के कम्बिनेशन में और साथ में एक वेक्टर के साथ जो है कोई ना कोई कांस्टेंट फैक्टर भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या यूँ कह लें सिंपली कि अगर कोई वेक्टर जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा हो, तो वो वाली इक्वेशन उस वेक्टर की जो है वो स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। जबकि टी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, इस पे ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो आर इक्वल्स टू ए प्लस टी बी इज़ कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर टी इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। एक और बात, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये बार बार ये बात यूज़ होगी, द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट लेंथ इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव। कोई भी वेक्टर हो वो अपने डेरिवेटिव के साथ हमेशा, जब उसकी लेंथ कांस्टेंट होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो इस सूरत में वो वाला वेक्टर जो है उसकी अपने डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो की इक्वल आएगी। मीन्स के वेक्टर और उसका डेरिवेटिव, वेक्टर और उसका डेरिवेटिव ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये बार बार चीज़ हमने यूज़ करनी है। हम वहाँ ज़्यादातर, मैंने यहाँ एन डॉट एन प्राइम लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है, हम मोस्टली आर डॉट आर प्राइम जो है उसे ज़ीरो की इक्वल लिख रहे होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो है वैल्यू यूज़ होगी, एन की बजाय आर होगा मोस्टली। तो अगर कोई आपके पास वेक्टर कांस्टेंट लेंथ वाला है तो फिर इस सूरत में वो अपने डेरिवेटिव के साथ परपेंडिकुलर होगा। एक और बात, ये भी अच्छा रिज़ल्ट है कि वेक्टर को उसकी, अगर आप जो है डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो आपके पास इक्वल आएगा मल्टीपल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर विद इट्स डेरिवेटिव। मीन्स आर डॉट आर प्राइम इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर और साथ में आर प्राइम सिंपल प्रोडक्ट जो है। ये भी एक अच्छा रिज़ल्ट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये आता किस तरह से है हम नेक्स्ट देखेंगे भी सही, और अगर आप यहाँ कोशिश करना चाहें तो इसे ट्राई कीजिएगा, ये आपके पास प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। जी, अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। जैसे स्केलर प्रोडक्ट था, इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट भी होती है हमारे पास। ये भी बड़ा यूज़फुल टूल है। इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत दफ़ा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया होगा। चूँकि यूज़फुल है सो हम यहाँ जो है एक इसका व्यू दे देते हैं। किस तरह से होगा ये कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों A1 और A2, फिर इन दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो होगी, उसे आप लिखेंगे इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू के मल्टीपल के, और साथ में साइन ऑफ एंगल आ जाएगा इन बिटवीन दीज वेक्टर्स। मीन कि अगर दो वेक्टर आपके पास A1 और A2 हैं तो फिर इस सूरत में इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी A1 क्रॉस A2, और वो इक्वल हो जाएगा A1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, आगे A2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और नेक्स्ट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप साइन ऑफ थीटा। सम टाइम ये भी होता है कि साइन थीटा के साथ यूनिट वेक्टर n भी लिख दिया जाता है जो कि डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं।
इसके बाद जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, अगर वो कह दें कि इसका साइन फंक्शन का जो है जो वेक्टर हैं इनके दरमियान में एंगल जो है उसका साइन फाइंड करें, फिर आप जो है जिस तरह से प्रीवियस हमने जो स्केलर हैं उनके अंदर अरेंजमेंट की थी, यहाँ भी आप क्रॉस के अंदर भी अरेंजमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं। किस तरह से कि आपके पास यहाँ जो है साइन थीटा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो साइन थीटा के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई हो रही थी, उससे दूसरी साइड पे ले जाकर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा a1 और a2 की क्रॉस प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में सेम वेक्टर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीपल आ जाएगा। और मज़ीद अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एंगल फाइंड करें सिर्फ, तो क्या करना है कि अगर एंगल फाइंड करना हो तो साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वेक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो अगर आपके पास दो वेक्टर हों उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। a1 क्रॉस a2 इक्वल नहीं हो सकता a2 क्रॉस a1 के। फिर इस सूरत में इन दोनों के अगर इक्वेट करना भी पड़ जाए तो बीच में हम साथ में नेगेटिव साइन जो है वो इन्वॉल्व करवा देते हैं। अब हम ज़्यादा इसकी डिस्कशन में नहीं जाते कि नेगेटिव आएगा किस तरह से आएगा, फिर वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। सो आप बस इतनी याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। एक बात हो गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर हों उनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 1 की इक्वल होती है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम बात करें तो सेम यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 की इक्वल आती है। क्या होगा, चूँकि सेम वेक्टर हैं तो बीच में एंगल 0 आएगा और साइन 0 0 होता है, सो हमारे पास ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि यूनिट वेक्टर जो हैं ये साइक्लिक वे के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब सबसे पहले आई होता है यकीनन, फिर उसके बाद जे होता है, फिर उसके बाद के। अगर तो इस तरतीब में लिखे जा रहे हों फिर तो इनका आंसर जो है एक साइकिल के अंदर आएगा। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाता हूँ कि जब इनकी आप अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो फिर साइकिल चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो देखें जी, आई क्रॉस जे जब आपके पास होगा ये एक साइकिल में होंगे तो इनका आंसर के आएगा। इसी तरह से जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल आएगा, और के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल आएगा। मीन्स आई जे के बाद आई होता है और के बाद आई और फिर जे, तो एक साइक्लिक वे में लिखे जाएंगे। फिर तो ये एक जो है क्या आ जाएंगे, दो की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे की इक्वल आएगी। लेकिन जब आप अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो तीसरे के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर आई जे के हमने लिखा था तो वो के की इक्वल, लेकिन जब जे और आई लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में मीन्स जे पहले और आई बाद में, तो ये माइनस के की इक्वल आएगा। इस तरह से के क्रॉस जे जब लिखेंगे तो वो माइनस आई की इक्वल आएगा। सिमिलरली आई क्रॉस के जब लिखेंगे तो वो माइनस जे के इक्वल आएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है हम देखते हैं प्रॉपर्टी के टू दी वेक्टर प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट थी कि अगर हमारे पास एक कम्बिनेशन आ जाए और वो जो है क्या कहते हैं दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, उनके साथ कोई मल्टीपल में लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिवली हर एक वैल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा। इसी तरह से अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखा जा रहा है फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हर वैल्यू हर वेक्टर के साथ जो है वो अलग से लिखी जा सकेगी। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट टू वेक्टर बी पैरेलल इज़ दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट वैनिशेस। जिस तरह से हमने कहा था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है। इस तरह से अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए फिर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। जब परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल आता है, और जब पैरेलल हों तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 की इक्वल आता है। अब एक तो फार्मूला यही है कि आप जो मेन अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल वगैरह गिवन हो तो फिर आप जो है वो साइन इन्वॉल्व कराते हुए साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई करें, आपके पास दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी।
लेकिन दूसरा बेस जो एलिमेंट्री प्रोसीजर कह दें, जो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते रहते हैं, जिस तरह से मैंने डॉट प्रोडक्ट एक अलग से फार्मूला बताया था, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का भी अलग से फार्मूला है कि आप इसका बॉक्स ओपन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हुए उस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दें, आपके पास दो वैल्यूज़ की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब A1 है, इसके कंपोनेंट पहले लिख लेने हैं, फिर A2 के जो आपके पास करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे, B1 हो गया, B2 B3, और फिर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा A2 B3 माइनस A3 B2 I के साथ। इसी तरह से A3 B1 माइनस A1 B3 J के साथ, A1 B2 माइनस A2 B1 जो है ये K के साथ आ जाएगा। तो ये एक अलग से फार्मूला कि अगर आप वो एंगल वाला फार्मूला इन्वॉल्व नहीं कराते तो फिर इस सूरत में आप इस बॉक्स को ओपन करके सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जी, अब हमारा नेक्स्ट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरा नाम है इसका बॉक्स प्रोडक्ट। डिफ़ाइन करते हैं, ये बेसिकली तीन वेक्टर हमारे पास हों तो फिर डिफ़ाइन होता है। इफ़ A, B and C be three vectors, then their scalar triple product will be in the form A dot B cross C, means कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B and C with dot product of A। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। जबकि इसका फार्मूला, ये आपके पास जो तीनों वेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप बॉक्स के अंदर लिखें, फिर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन कर दें, जो कि ये बॉक्स आपका बेसिकली जो है वो 3×3 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। उस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया और उसे ओपन कर लिया है। तो अगर तीन वेक्टर हों तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वो एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर और क्रॉस तीसरा वेक्टर आ जाएगा। बाकी आप डॉट और क्रॉस आगे पीछे लिख सकते हैं, ये अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ की बताता हूँ, लेकिन ये तभी लिखे जा सकेंगे अगर हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर हुए तो। या यूँ कह लें कि अगर एक फॉर्म गिवन है तो जब हम डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉपरली देखते हैं। अब ये है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन अगर इसमें से स्टेटमेंटल फॉर्म में बताऊं तो ये क्या चीज़ है, तो ये ज़रा इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट्स वैल्यू इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड whose edges are determined by the vectors A, B and C। पैरेललोपाइड जो होती है आपके पास, या पैरेललोपिड बोल लें, उसके आपने वॉल्यूम जब आप फाइंड करते हैं, जबकि उसके एजेस जो हैं वो A, B, C के ज़रिए से आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो फिर इस सूरत में जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, मतलब पैरेललोपाइड जो है उसका जो वॉल्यूम आपके पास आया है उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जस्ट आप लोगों ने फार्मूला ही मोस्टली डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होगा, तो इसलिए प्रॉपर फार्मूला जो है वो आप लोगों ने जहन में रखना है, और फार्मूला से भी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ होनी है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने बताया था कि हम डॉट क्रॉस किस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हों A, B, C फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले तो हमने उनका जो सिंपल एक फिनोमेना है उनकी डॉट प्रोडक्ट, जैसे बाय डेफिनेशन हमने लिखा है वो A डॉट B क्रॉस C फॉर्म में लिख लिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास तीन वेक्टर की जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाती है A डॉट B क्रॉस C, और हम चाह रहे हैं कि उसे क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करें, तो फिर इस सूरत में होगा ये कि आप तब ही उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं अगर वो एक साइकिल के अंदर लिखे जा सकें।
एक बात हो गई, मतलब साइक्लिक वे के अंदर लिखना। और दूसरा कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हम डॉट और क्रॉस को आगे पीछे लिख सकते हैं। और लिखने के दौरान ये बात ध्यान में रखनी है कि तमाम वेक्टर साइक्लिक वे के अंदर लिखे जाएं। मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों जो हैं, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर एक ही आएगा। लेकिन यहाँ देखें कि ये एक साइकिल के अंदर लिखे हुए हैं, ए इसके बाद बी और इसके बाद सी। दूसरे में देखें तो बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए, और तीसरे में देखें तो सी के बाद ए और फिर बी। सो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि साइक्लिक वे के अंदर लिखते हुए हम डॉट और क्रॉस को जो है आगे पीछे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पैरेललोपिड का वॉल्यूम होता है, तो इसी तरह से ये वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही बनती है, लेकिन यहाँ चले जो है वो एक रह गई थी, इसलिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो ये इससे रिलेटिंग है तो खैर नहीं, लेकिन चलिए इसका जिक्र कर देते हैं कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप लें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आएगी, जबकि पैरेललोग्राम की साइड्स जो हैं वो वेक्टर ए और बी हों तब। नेक्स्ट कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर डिफ़ाइन हो जाए तो उसे बजाय ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्म के अंदर लिखने के हम उसे ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। मीन ए बी सी बाउंडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से भी इसे ट्रिपलेट भी बोल देते होते हैं, ट्रिपलेट ऑफ ए बी सी जो है ट्रिपलेट। तो ए बी सी का ट्रिपलेट जो है, इससे आप जो है वो अगर एक्सपेंड करें तो वो ए डॉट बी क्रॉस सी बनेगा, मतलब कि वो एक साइकिल के अंदर लिखे जाएंगे, पहला जो है फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि आप डॉट क्रॉस जो है वो आगे पीछे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रिमार्क, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो ए बी सी अगर आपके पास आ जाए तो इसमें फिर इसे आप जो है ऊपर वाली जो पहले प्रॉपर्टी है किसी एक इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन बस जहन में ये रखना है कि वो साइक्लिक वे के अंदर लिखे हों। लेकिन अगर साइक्लिक वे के अंदर ना लिखे हों तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं जी, इसी को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट ही इंशाल्लाह। जबकि आप ये यहाँ मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास ए बी सी ट्रिपलेट गिवन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, तो अगर आप उसे इंटरचेंज करते हैं, ए के बाद सी लिख दिया और उसके बाद बी, मीन्स के बी के बाद सी था, साइकिल तो यही बनता था, लेकिन हमने बी और सी को इंटरचेंज कर दिया है, तो फिर मेन फार्मूला के अंदर बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी आ जाएगा। तो सी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के सेम हो नहीं सकते, तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर आप साइकिल से हट के ट्रिपलेट लिखते हैं तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर आप साइकिल से हट के लिखेंगे तो आपको जो है वो साइन चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप वो पूरी प्रोडक्ट जो है उसका मेन फार्मूला नहीं लिखते जो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म है, अगर आप उसे ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो फिर इस सूरत में होगा ये कि अगर तो वो साइक्लिक वे के अंदर है तो फिर तो सिंपल ट्रिपलेट में लिखा जाएगा, लेकिन अगर साइक्लिक में नहीं है तो फिर इस सूरत में उसके साथ जो है वो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि हम पहले बात कर रहे हैं कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो की इक्वल आ जाए। इस तरह से कोई से दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर पैरेलल तब होते हैं जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ एक और कंडीशन है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट थ्री वेक्टर बी कोप्लेनर इज़ दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिशेस। अगर तीन वेक्टर हमारे पास गिवन हो और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, वैनिश हो जाए, फिर इस सूरत में वो तीनों वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर होंगे, मीन्स के एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे। और अगर तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो तो फिर इस सूरत में भी उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वैनिश हो जाती है। इसके बाद ये एक और बात है, ये चलें अलग से रिमार्क कर लेते हैं, वैसे मैंने यहीं इसका जिक्र कर दिया है। ये जो है वो एक टर्म बार बार यूज़ होगी कि कभी वो राइट हैंडेड स्क्रू का प्रॉब्लम के अंदर जिक्र कर देंगे, कभी पॉजिटिव सेंस फॉर रोटेशन का जिक्र कर देंगे और कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जिक्र करेंगे। तो जब ये तीनों इनमें से कोई एक नाम आ जाए तो
ये एक जैसे ही बिहेव करेंगे, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंडेड स्क्रू या पॉजिटिव सेंस जो है फॉर रोटेशन, ये तीनों चीज़ें एक ही जैसी हैं। सो अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो आपने इनको लेके मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला सेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हो किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर तो दो वेक्टर हों तो उनकी हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला इजीली सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हुए तो फिर इस सूरत में क्या करेंगे। इस सूरत में हमने डिफरेंट स्पेसिफिक किस्म के फार्मूले जो हैं वो यूज़ करने हैं और फिर आगे जो है प्रोसीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें जी, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हों ए, बी और सी, और हमने उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी हो, तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूला जो है ये प्रॉपर्ली तैयार कर लेना है। क्योंकि यहाँ मैं फिर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, ये फार्मूले जस्ट यूज़ होने हैं। बाकी वेक्टर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके एक्सपेंशन, उन्हें एक्सप्लेन करना, वो तो खैर फिर आप जो है वेक्टर स्पेसेस के अंदर पढ़ते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ मेन फार्मूलों के साथ है। सो मैं सिर्फ आपको मेन फार्मूले ही चंद एक बताऊंगा। तो अगर हमारे पास तीन वेक्टर हों ए, बी और सी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी हो तो हम फिर इस सूरत में ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल्स टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब ये याद करने का क्या तरीका है, दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो आप राइट साइड पे देखें तो एक नाम इसका होता है बैक कैब रूल। बैक किस तरह से, बी फिर इसके बाद ए फिर इसके बाद सी, मतलब याद रखने के लिए बैक, और एक है सी ए बी कैब रूल। इस तरह से अगर आप याद रखना चाहें, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका दूसरा प्रोसीजर आप लोगों ने करना ये है कि जो वैल्यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दी गई होंगी ना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले वाली वैल्यू को आपने पहली वैल्यू कंसीडर करना, फिर उसके बाद दूसरी को दूसरी वैल्यू, और फिर जो है तीसरी, उससे तीसरी वैल्यू कंसीडर करते हुए आपने इस तरह से याद रखना है जैसे मैं बोलने लगा हूँ। फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड। ये अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैल्यू गिवन हो तो आपने करना क्या है, ऐसे फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड। तो ये प्रॉपरली आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला सेम यही चीज़ है लेकिन अरेंजमेंट चेंज है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है, लेकिन ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट पहले सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद सी की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो इसमें आपने किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ अब बैक कैब रूल जो है वो आपका फेल हो जाएगा। तो जो मैंने दूसरा प्रोसीजर बताया है वो आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो आप लोगों ने कुछ इस तरह से रखनी कि जो ब्रैकेट के अलावा वैल्यू होगी उसे आपने फर्स्ट रखना है, जो तीसरा जो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जा रहा होगा उससे जब आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो उसकी तरतीब के साथ कंसेक्टिव जो हैं वो आपके सेकंड और थर्ड कहलाएंगे। मीन्स अब यहाँ जो है सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और सी जो है ब्रैकेट के अलावा है, तो सी को आपने फर्स्ट कंसीडर करना, तो इसके कंसेक्शन में जो है वो बी और ए आ रहा है, तो कंसेक्टिवली बी जो है वो सेकंड कहलाएगा और ए जो है वो थर्ड कहलाएगा। सो फर्स्ट डॉट थर्ड मीन्स ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट मैंने तरतीब से लिख ली, इनटू सेकंड वो बी आ जाएगा, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड मीन्स के बी और सी के डॉट प्रोडक्ट इनटू थर्ड आ जाएगा जो कि ए कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं आप जो है एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना आ जाए तो किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, अमूमन डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑलमोस्ट इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन अपेयर होता है, तो ये आप लोगों ने प्रॉपर्ली देख लेना है। अगर आपके पास जो है वो चार वेक्टर हों,
इस तरह से कि दो की सेपरेटली क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इन दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट से कंबाइन कर रहे हो, तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो अगर आपके पास ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की डॉट प्रोडक्ट आ रही हो तो ये इक्वल होगा ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ए सी बी डी माइनस बी सी ए डी। ये आप लोगों ने अब इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ के अंदर सबसे पहले जो है लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, इनमें से किसी एक को जो है आपने, अब चूँकि ये 4 वेक्टर हैं तो इजीली सॉल्वेबल नहीं होंगे, अगर हम इन्हें जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर लिख लें, उसे एक्सपेंड कर लें, तो हम इजीली जो है वो आगे प्रोसीड कर सकेंगे। सो इन जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स हैं, इनमें से किसी एक को आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है एक नए वेक्टर के तौर पर। तो हम कंसीडर करते हैं जी ए क्रॉस बी हमारे पास आई की इक्वल है। आई की इक्वल कंसीडर कर लिया तो फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, यही वाला एक्सप्रेशन जो है वो आई डॉट सी क्रॉस डी बन जाएगा। मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई सी एंड डी, सो इट विल बी रिटन इन ट्रिपलेट फॉर्म, दैट इज़ आई सी डी क्लोज बाई स्क्वायर ब्रैकेट आई सी डी। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। आई सी डी है, अगर ये साइक्लिक वे में लिखे जा रहे हो तो अरेंजमेंट चेंज की जा सकती है। सो ये चेंज होके आपके पास सी डी आई आ जाएगा। सी के बाद डी ही होता है, डी के बाद आई ही होता है, सो ये सी डी आई की इक्वल आ जाएगा। और ये ट्रिपलेट को अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा सी डॉट डी क्रॉस आई, और डी क्रॉस आई की जगह आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, अगेन जो कंसीडर किया था। सो ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो है लास्ट फैक्टर बनेगा आपके पास सी डॉट डी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर हैं। सो इस पर आपने बैक कैप रूल या जो हमने फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड वो वाला जो मैंने बताया था वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर मज़ीद एक्सप्लेंड करता हूँ, तो ये बन जाएगा सी डॉट एज इट इज़, और डी क्रॉस ए क्रॉस बी, डी मेरे पास फर्स्ट होगा, ए सेकंड होगा, बी थर्ड होगा, तो फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड माइनस फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड, मीन डी डॉट बी इंटू ए माइनस डी डॉट ए इंटू बी। ये आ गया जी। तो अब चूँकि ये सी जो है पूरी ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट होगी सेपरेटली, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। सो मैं जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हर एक वैल्यू पे करूँगा, और मुझे ज़रूरत है राइट साइड वाले एक्सप्रेशन की। सो मैं इससे सी को ए के साथ और सेकंड वैल्यू के अंदर जो है बी के साथ कंबाइन करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल कर लूँगा। मीन्स डी डॉट बी और सी डॉट ए माइनस डी डॉट ए और सी डॉट बी। थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं तो मेरा रिक्वायर आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, जो कि मुझे रिक्वायर था। अब सेम यही क्वेश्चन इसकी सेकंड फॉर्मेशन भी है कि ये एक और तरह से भी बयान किया जा सकता है। मीन्स जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ये दिया गया था कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी है, तो इसे ए सी बी डी माइनस बी सी ए डी फॉर्म में जो है प्रूव करें। तो आप लोगों ने करना क्या है, ए क्रॉस बी को आई की इक्वल लिखना है। लेकिन अगर ये एक अब ये क्वेश्चन आ रहा है ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, इसकी फॉर्मेशन है ए सी डी इंटू बी माइनस बी सी डी इंटू ए। मीन्स कि अब ये क्वेश्चन ट्रिपलेट फॉर्म में अपेयर हो गया। अब इसे मैंने सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व करूँगा। अब मैंने कंसीडर यहाँ ये करना है कि मैं सी क्रॉस डी को आई के इक्वल पुट कर लूँगा। आई की इक्वल पुट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस आई के। क्यों, पिछले वाले क्वेश्चन में डॉट आ रहा था, एक बात ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के दरमियान में डॉट आ रहा था। यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के दरमियान में क्रॉस आ रहा है, तो अब इसकी ये राइट साइड जो है वो मैंने बनानी है किसी न किसी तरह से। सो मैं अब यहाँ सी क्रॉस डी को आई की इक्वल कंसीडर कर लूँगा। आई की इक्वल कंसीडर किया तो ये आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस आई। तो ये 3 वेक्टर्स की जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो वही जो है फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा। तो आई एज अ फर्स्ट वेक्टर होगा, बी उसके बाद जो है वो सेकंड, और सी ए जो है वो मैं थर्ड कंसीडर करूँगा। सो फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकंड, अरेंजमेंट जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है। सो मैंने अपनी मर्ज़ी के अरेंज कर लिया है। ए डॉट आई इंटू बी आ गया, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड होना था तो आई डॉट बी लिखा, उसे ज़रा तरतीब से बी डॉट आई लिख लिया, और इंटू ए मीन्स इंटू थर्ड वैल्यू।
ये आ गया जी। अब आप क्या करें, आई की जगह जो है वो जो कंसीडर किया था वो वैल्यू रिप्लेस कर दें। ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए। अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सी क्रॉस डी और साथ में ए की डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसे ट्रिपलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने ट्रिपलेट फॉर्म में लिखा तो मेरे पास ए सी डी का ट्रिपलेट आ गया, साथ में बी, और इस तरह से नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन था बी डॉट सी क्रॉस डी, उसे मैंने ट्रिपलेट फॉर्म में लिखा तो बी सी डी आ गया इनटू ए। इसी क्वेश्चन का सेकंड प्रूफ देखें जी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि ए बी डी इंटू सी और ए बी सी इंटू डी आ जाएगा, मीन्स अरेंजमेंट चेंज है। तो फिर मैं इसे किस तरह से सॉल्व करूँगा। ये सेम क्वेश्चन है, वो पिछले वाला क्वेश्चन अलग था, वो मैं जो है कह बैठा कि वहाँ जो है आपका वो नेक्स्ट इसी की मिलता जुलता तो है, लेकिन यहाँ चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रही है इन बिटवीन 4 वेक्टर्स कंबाइंड बाई क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन पिछले वाला क्वेश्चन जो है उसमें डॉट प्रोडक्ट थी। खैर वो आप लोगों ने प्रॉपर्ली देख लेना है। तो यहाँ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। सो मैं इससे जो है अब एक एक्सप्रेशन तो पहले वाला जो अभी हमने कह लिया है, अब ये दूसरी फॉर्म में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर इसे किस तरह से सॉल्व करना होगा, इसके लिए हमने ए क्रॉस बी को आई के इक्वल कंसीडर कर लेना है। ए क्रॉस बी को आई के इक्वल कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई क्रॉस सी क्रॉस डी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। सो हम जो है इसे ओपन करेंगे तो आई हमारे पास फर्स्ट होगा, सी सेकंड होगा, डी थर्ड होगा। तो फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, मीन्स आई डॉट डी इंटू सी माइनस आई डॉट सी इंटू डी। नेक्स्ट फिर वही आई जहाँ इन्वॉल्व हो रहा होगा वहाँ मैंने ए क्रॉस बी लिख लेना, क्योंकि अब मैंने ए क्रॉस बी की इक्वल कंसीडर किया हुआ है। सो ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ट्रिपलेट आ रहा है। सो मैं इसे ट्रिपलेट फॉर्म में लिखूँगा तो ये ए बी डी आ जाएगा, और साथ में सी माइनस ए बी सी और साथ में डी। अब यहाँ आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ वीडियो के अंदर कोई बात क्लियर नहीं हो रही, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेन बात जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। मीन्स थ्योरी से मैं थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैथमेटिक्स ही प्रॉपरली बताई जाए। थ्योरी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहा, सिंस देन देयरफॉर एंड विद कंडीशंस एंड जो ऐसी बातें होती हैं। सो अगर आप प्रॉपरली इसे एक्सप्लेनेशन इसकी देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक तो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर जो है बुक्स रिकमेंड कर दी थी, और अगर आप वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि बुक्स के अंदर जो है वो फिर वही बातें होती हैं कि एक्सप्लेनेशन होती नहीं है, मेन उन्होंने बात लिखी होती है राइटर ने, तो प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ये करें कि आपने मेरे जो नोट्स हैं ना वो हो सके तो डाउनलोड कर लेने हैं। मेरे नोट्स से मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है वो भी साथ में दे दिया जाए वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने मेरे नोट्स जो हैं प्रॉपरली देखते रहना है, आपको इंशाल्लाह वीडियो में भी अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, और साथ में जो है नोट्स से भी प्रॉपरली क्लियर होता रहेगा।